नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी के उपायों से जनता को बहुत फायदा मिल रहा है। विस्तार से रूबरू होने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानव जी। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र। वास्तु क्या है? जब मकान बनता है उस टाइम 90% व्यक्ति बिना वास्तु के मकान बनवाते हैं। उन्हें पता नहीं कि वास्तु से मकान बनवाए तो हमें अपनी जिंदगी में कितना फायदा होगा, क्या होगा, और वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में क्या फर्क है। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानव जी से। आजकल वास्तु शास्त्र का बहुत चलन हो गया है। आदमी हजारों रुपए देकर वास्तु कराता है। क्या मकान वास्तव में वास्तु शास्त्र से बनना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आज का जो ट्रेंड, इसको मैं ट्रेंड बोलूँगी, कि आज वास्तु के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। शायद लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं मार्केट में। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, वास्तुशास्त्र एक बहुत एक टेक्निकल विज्ञान है, जो कि एक आर्किटेक्चरल साइंस है, जो कि आपको दिशाओं से रिलेटेड और चीज़ों के करेक्ट प्लेसमेंट से रिलेटेड और जो हमारे यूनिवर्सल पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बैलेंस करने के बारे में बताता है। तो जो आपने पूछा है कि वास्तु शास्त्र का मतलब वाकई ही मकान वास्तु के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, तो मकान वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए जी। आज पुराने समय के अंदर सतयुग था, तापर था, उस टाइम तो कोई जानता नहीं था कि ये क्या है, कौन सी विधि है ये। देखिए, ऐसा नहीं है। विश्वकर्मा इस संसार के सबसे बड़े वास्तुशास्त्री हुए हैं। देव योग से उन्होंने, आप देखिए, बहुत पहले राजाओं महाराजाओं के जो महल हैं बहुत वास्तु के अनुरूप ही बनाए जाते थे। विश्वकर्मा की कृपा से आज भी अगर हम वास्तुशास्त्री जो हैं, हम आज भी विश्वकर्मा जी को याद करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में वास्तुशास्त्र था, लेकिन उसके साथ संस्कार भी थे। चीज़ों को बनाना, उनका एक टेक्निकल स्टेटस, ये वास्तुशास्त्र ही है। लेकिन उस समय संस्कार थे, उस समय एक इतना अच्छा स्टेटस था, उस समय आचार विचार धर्म कर्म सब चीजें अपने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चलती थी। आज चीजों की टेक्नोलॉजीज को तो ध्यान में रखा जा रहा है,
जिसको हम वास्तुशास्त्र का नाम दे देते हैं। लेकिन इसके साथ जो हमारे संस्कार हैं, हमारे जो धर्म कर्म हैं, हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। देखिए, कर्म और धर्म के बिना, संस्कारों के बिना वास्तु का कोई अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज हम टेक्निकल बातें करते हैं, आज हम तकनीक की बातें करते हैं, आज हम डायरेक्शन की बातें करते हैं, हम वास्तु की बातें करते हैं, लेकिन उन चीजों को हम प्रॉपर पूरी तरह से नहीं समझते। देखिए, आज छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट हो गए। आज एक बच्चा 2 महीने में वास्तु का एक डिग्री कोर्स या एक डिप्लोमा कोर्स लेकर लोगों के घरों में वास्तु करने के लिए चल देते हैं, जबकि बेसिक उनका ज्ञान जो है बहुत अधूरा है। हमारे जितने भी फ्यूचर साइंसेज हैं, हमारी जितनी भी नोन साइंसेज हैं, जो भी हमारे भविष्य से रिलेटेड है, जो हमें कर्म का ज्ञान कराते हैं, जो हमें धर्म का ज्ञान कराते हैं, हमें पंच तत्व का ज्ञान कराते हैं, इनका ज्ञान जो है वो धर्म शास्त्र के बिना, प्रॉपर विधि विधान की नॉलेज के हुए बिना अधूरा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। हम लोग कुंडली से भी पता लगा लेते हैं कि आपके घर का कौन सा खाना डिस्टर्ब है। हम आपकी जन्म कुंडली से, घर के मुखिया की जन्म कुंडली से या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली से ये पता चल जाता है कि जिस घर में आप रहते हो उस घर के कौन से कोने में डिफेक्ट्स हैं, ये पता चल जाता है। लेकिन जब तक आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आप वास्तुशास्त्री भी अच्छे नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। आपने कहा जन्म पत्ते से हम बता सकते हैं वास्तु का, जी। जिसके पास जन्म पत्ते नहीं है वो कहाँ से बताएंगे आपसे? देखिए, आपकी बॉडी वेव्स हैं। देखिए, वास्तु एक टेक्निकल ज्ञान है। आप जिस घर में रहते हो, आपके ग्रहों के अनुसार आपके घर का वो खाना दूषित होना चाहिए। अगर आपका कोई ग्रह डिस्टर्ब है तो, अगर आपके पास कुंडली है तो आपकी कुंडली से, आपकी जन्म कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि घर का कौन सा खाना डिस्टर्ब है और हमें कौन से डायरेक्शन को करेक्ट करना है, या हम ऐसे कौन सी रेमेडीज करें तो हम उन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी बॉडी वेव्स, आपका जो बॉडी ओरा है, उस बॉडी वेव्स से भी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस घर में रहते हो, क्योंकि आप एनवायरमेंटल एनर्जी में रहते हो, उसी एनवायरमेंटल एनर्जी में आप आते हो, उसी एनवायरमेंटल एनर्जी से आप आते हो, तो अल्टीमेटली ये पता लग जाता है कि आपके घर में दिक्कत क्या चल रही है। तो बॉडी वेव आपने कहा, तो बॉडी वेव को आप कैसे पहचानेंगी कि वास्तव में इनकी यहाँ वास्तु में कमी है, कुछ समस्या है? देखिए, ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट साइंस हैं। आप सामने आकर बैठ जाते हैं, ये रेकी का, प्राण रेकी का, वेव रेकी का कॉन्सेप्ट है। इसको आप इस तरह से तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं इसमें पारंगत हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे सामने कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो मुझे पता चल जाता है कि व्यक्ति के साथ कौन सी पॉजिटिव एंड कौन सी नेगेटिव वेव चल रहे हैं। तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब है, आपके घर की इन्वायरमेंटल ओरा डिस्टर्ब है, आपका इस समय मानसिक परेशानी चल रही है, आपकी बॉडी के कौन से हिस्से में पेन चलता है, दर्द चलता है, आपको किस तरह से मेंटल डिसेबिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, ये सब चीजें हमें बॉडी वेव से क्लियर हो जाती है। मान लीजिए सुनने में आया कि रेकी सास आज से 15 साल पहले बहुत फेमस हुआ था, तो आजकल रेकी को बहुत कम पूछते हैं, क्या वजह है? देखिए, रेकी एक स्पिरिचुअल साइंस है। कॉन्सेप्ट क्या है कि रेकी देने वाला बिल्कुल निश्चल भाव होना चाहिए। आज हर साइंस, हर विद्या पैसा कमाने का एक साधन बन चुकी है। अब रेकी में क्या है, हम यूनिवर्सल फोर्सेस को साक्षी मानते हुए कॉल करके हम किसी दूसरे का भला करते हैं। लेकिन आज हर चीज कमर्शियलाइज्ड है, हर चीज डिब्बा बंद बिक रही है, हर चीज के पैकेज हैं, हर चीज दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए यूज होती है। तो इस फील्ड में वही आ सकता है जो एनर्जी के मामले में, जो ईश्वरीय शक्ति के मामले में कर्मों को मानते हुए ईश्वर का नाम लेकर दूसरों का भला करना चाहता है। और मुझे लगता है कि आज संसार में लोग तो हैं, इस संसार में भारत है, भारत भूमि है, बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन रेकी को कमर्शियलाइज्ड नहीं किया जा सकता। रेकी का वास्तु से कोई संबंध है या नहीं है? देखिए, रेकी वेव्स हैं, वास्तु वस्तु का वास्तु नहीं है। आप इस बात को हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझ लें। हम अगर किसी व्यक्ति को घर पर बुलाते हैं वास्तु चेक कराने के लिए, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ बेड को चेंज कर देना या मिरर को कमरे से निकाल देना या गैस स्टोव को एक जगह से दूसरी जगह रख देना वास्तु नहीं है। मैं ये बात बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहती हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन है, इतना मटेरियल तो हमारे इंटरनेट पे है।
हम चारों दिशाओं की बीच की डायगोनल्स काट के 8 दिशाओं का अगर ज्ञान जानना चाहते हैं तो मोटा मोटा ज्ञान तो मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक पे बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो माइन्यूट स्टेटस है आपके इन्वायरमेंटल वेव्स का, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आपके घर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, आपके कौन से ग्रह हैं जो आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब करते हैं। कुंडली में अगर शनि डिस्टर्ब चलता है तो आंखें बंद करके ये बात कही जा सकती है कि साउथ वेस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया और वेस्ट एरिया कहीं ना कहीं, क्योंकि हर ग्रह का एक दृष्टि संबंध भी होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, परिवार के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, घर का प्रोग्रेस बहुत स्लो चलेगा। आप कहते हैं कि मैडम हमारे घर में कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता, तो मैं आंखें बंद करके ये कह सकती हूँ कि शनि डिस्टर्ब है, आपके घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, जिसमें बीमारियों में पैसा जाएगा, जिसमें घर के लोगों की जोड़ों में दर्द रहेगा। सिर्फ एक ग्रह के डिफेक्ट्स में आने से घर का वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उपाय कर पाते हैं। जी, मान भी देखने में आया कि कुछ वास्तु शास्त्री जनता को ठगते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ठगी कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, बचना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज देखिए, कैसे विश्वास करेंगे वास्तव में वास्तु शास्त्र है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके घर में दिक्कतें हैं तो पहले तो आप अपनी दिक्कतों को समझिए। लाचार होकर, बेचारा बनकर किसी के सामने भी जाएंगे वो लूटेगा। आपकी एक परसेप्शन होनी चाहिए। देखिए सामने वाला आपको किस तरह से एडवाइस करता है। हमारे इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में, जो जितना घबरा जाता है उसको उतनी ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आप किसी भी परेशानी में घबराइए मत। आपके घर में अगर पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से है, अगर घर में माँ बाप की सेवा अच्छी की जाती है, अगर बच्चे आपका कहना मानते हैं, अगर घर में सात्विक भोजन चलता है, अगर सुबह शाम संध्या का पाठ किया जाता है, मुझे नहीं लगता घर का कोई भी वास्तु डिस्टर्ब है। ये मैं बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ। प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों के साथ है जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जिनके घरों में डिस्प्यूट्स रहते हैं, जिनके घरों में पेरेंट्स का कहना नहीं माना जाता, जिनके घरों में हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं। वहीं पर ये इल्यूजन्स होते हैं कि हमारे घर में दिक्कतें हैं, हमारे घर में वास्तु का प्रॉब्लम है। जी, मान लीजिए आपने ठीक कहा, उसके बाद देखने में आया आपने पूजा पाठ घर में होगी, वहां कोई समस्या नहीं आएगी, पर देखने में आया कि पूजा पाठ होती है, ढंग से होती है, उसके बाद भी उस व्यक्ति की यहाँ समस्याओं का समाधान रहता है, क्या वजह है? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि आपके घर की अगर पॉजिटिव वेव्स आपके साथ हैं, आपको किसी वास्तु की जरूरत नहीं। मैं ये मानती हूँ कि आपकी सीढ़ियां अगर गलत डायरेक्शन में है तो आपकी जिंदगी का जो प्रोग्रेस स्टेटस है वो डिस्टर्ब है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं टॉयलेट बने हैं या अग्नि चूल्हा जलता है तो घर का स्टेटस डिस्टर्ब है। इन चीजों के इलाज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के कहने पर एकदम से चीजों को तोड़ते हैं, फोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें इतनी भी जायज नहीं है। अगर एक छोटे से ब्रेक का बारी की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल
जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। एमबीएम एक ऐसा स्कूल जहां एनसीईआरटी तथा सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता एमबीएम इंटरनेशनल स्कूल, डी 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शास्त्र और ज्योतिष के अंदर बहुत सी कहते हैं सब एक है, पर क्या आगे चल क्या दोनों एक हैं या कुछ डिफरेंट फर्क है इसके अंदर? देखिए, ज्योतिष शास्त्र ग्रहों का विज्ञान है जिसमें हम ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय जो ग्रह विराजमान हैं, जिस तरह से लगन है, जो उसका चंद्र राशि है, जो नवमांश है, द्वितीयांश है, जो भी उसकी कुंडलियां हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र क्या है, ये आपके घर का एक निर्माण करने का स्टेटस दिखाता है कि आपके घर में कौन सी चीज किस तरह से बननी चाहिए, कौन सा। देखिए, आज हमने वास्तु शास्त्र को बहुत गलत तरीके से लिया है। हम आज वास्तु शास्त्र को टेबल, कुर्सी, बेंच और बेड के रखने का विज्ञान मानने लगे हैं। मैं बार बार एक ही चीज समझाती हूँ कि देखिए, बेसिकली सोफा अगर आप नॉर्थ में ना रखकर साउथ में भी रख लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके घर में सात्विकता है, अगर आपके घर में एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, अगर आपके घर में एक दूसरे को समझने की क्षमता है, तो आपका सोफा चाहे नॉर्थ में पड़ा हो, चाहे वेस्ट में पड़ा हो या साउथ में पड़ा हो, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, कुछ दिशाओं का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन ये 10 सेंटेंसेस में वास्तुशास्त्र खत्म हो जाता है। इस 10 वाक्यों में खत्म होने वाले वास्तु को हम कितना एलिबोरेटेड करके, कितने वहम डालकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मेरे ख्याल से वास्तु का जो प्रयोग है वो कहाँ करना चाहिए? जब मकान बनाया जाता है। मकान बनाए जाने पर अगर वास्तु, हर व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि मुझे वास्तु का यूज करके मकान को अच्छे तरीके से बनाना है, डायरेक्शंस का, दिशा का ध्यान रखना है, घर में मंदिर को प्रॉपर स्थान देना है, बेडरूम को प्रॉपर स्थान देना है, सीढ़ियां सही ढंग से बनानी चाहिए, और जो एंट्रेंस है अगर वो सही तरीके से बनाई जाए तो बाकी चीजें मेरे ख्याल से बहुत ही माइनर हो जाती है। आपने कहा एंट्रेंस ठीक ढंग से होनी चाहिए जी। तो एंट्रेंस को ठीक ढंग से कैसे बना सकते हैं इंसान अपने? देखिए, ये एक स्टेटस हम लोग जैसे भी मेजरमेंट करके, हर दिशा का एक अपना स्टेटस है। नॉर्मली जो निषिद्ध स्टेटस हैं जो एंट्रेंस के लिए, साउथ वेस्ट मैं सबसे खराब डायरेक्शन मानती हूँ कि आपके घर का एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर बाकी हर जगह जो है वो आपकी एंट्रेंस के लिए जायज है, लेकिन इसमें भी डिग्री वाइज। जैसे अगर हम बोलते हैं एक जितना जो भी आपकी दिशा है, मैं आपको एक छोटा सा वैसे एक टिप दे देती हूँ कि जो भी हमारी दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ दिशा है तो नॉर्थ दिशा के टोटल लेंथ को, जितनी भी लंबाई है, उसको हम इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। उसका हम तीसरा और चौथा हिस्सा सुटेबल मानते हैं, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट सुटेबल मानते हैं फॉर द सेक ऑफ एंट्रेंस। हम टोटल लंबाई को माप लेते हैं, उसमें से हम 1, 2 से लेकर 8 तक, इसमें हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को, यानी इस पॉइंट पर हम एंट्रेंस को सूटेबल मानते हैं। हर डायरेक्शन एंट्रेंस के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट की तरफ से तो एंट्रेंस कतई भी अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपने कहा नॉर्थ, ईस्ट और साउथ का, आपने जिसका गेट इसी साइड में हो जी, तो वो क्या गेट को चेंज करता है? देखिए, ये कहाँ से चेंज करेगा? उसकी साइड ही उस साइड में है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये दुर्भाग्य है। अगर हमें कहीं गलती से ऐसी दिशाएं मिल जाती हैं रहने के लिए, देखिए मैं एक बात मानती हूँ कि अगर आप तो क्या मकान बेच दे वो, या मकान कैसे क्या करेगा वो? देखिए,
मैं एक ही बात मानती हूँ कि ये दुर्भाग्य है। कुछ चीजें आपके भोगने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मकान बदल सकें, तो उसके लिए हम एक बहुत छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। यकीन मानिए इस दिशा में अगर एंट्रेंस है तो आपके घर में बीमारी तो कभी नहीं जाएगी, औरतों की कमर में दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर ऊपरी हवाएं, मानिए या ना मानिए, या आप इसे नेगेटिविटी कह सकते हैं, हमेशा घर में विराजमान रहती है। घर के बच्चे हमेशा मिसगाइडेड रहते हैं। घर में बड़ा बेटा हमेशा जो है वो फादर के अगेंस्ट रहता है, अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में होती है तो। इसके लिए हम बहुत ही छोटी छोटी चीजें करवाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता ही देती हूँ कि अगर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो हम चांदी की एक तार, चांदी की जो धातु है ये अपने आप में ठंडी भी है, सात्विक भी है, तो हम दहलीज, पहले दहलीज होती थी, लकड़ी की दहलीज इसीलिए बनाई जाती थी ताकि बाहर के और अंदर के डिफरेंस को मेंटेन किया जाए। तो आज तो दहलीज एब्सेंट है, दहलीज तो है ही नहीं। तो इसलिए सबसे एक छोटा सा उपाय अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि चांदी की 8 तारें एक ही बार में, एक ही सीध में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में डालकर चौखट के अंदर, जहां जहां चौखट होनी चाहिए उसके अंदर हम डाल देते हैं। 8 तारें चांदी की डाल दी जाए, उसको सीमेंट के अंदर डाल दिया जाए, चौखट के अंदर। तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। इसके अलावा आप अपनी एंट्रेंस पे बंधनवार, जिसमें तोरण बोलते हैं जिसको, आम के पत्तों का, नीम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का लगा सकते हैं। इसके अलावा अष्टमुखी हनुमान जी या पंचमुखी हनुमान जी, अष्टमुखी तो बहुत ही मुश्किल है मिलने, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी जो है वो अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर उनको स्थापित किया जा सकता है। यानी कि हम अपने देव को स्थापित कर रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिव वेव्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर में एंटर ना करे। अगर आपको एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी दोष घर में नजर आता है तो आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन गणपति जी की स्थापना करते समय ध्यान रखिए कि गणपति जी अंदर और बाहर दोनों की पीठ मिलनी चाहिए। अगर आप बाहर गणपति जी लगाते हैं तो आपको अंदर भी गणपति जी लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति जी की पीठ में दरिद्र होता है। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। अगर आपको वास्तु की 4 बातें कर लोगों को मूर्ख बनाना है, अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो वास्तु मत कीजिए। वास्तु का मीनिंग कई बार लोग, देखिए, अनजान व्यक्ति वास्तु शास्त्री को बुलाता है और अपना अधूरा ज्ञान होने की वजह से लोग बहुत सारा नुकसान भी करा देते हैं, उल्टे सीधे उपाय करा देते हैं, चीजें तोड़वा देते हैं। मैं कहती हूँ बिना तोड़ फोड़ के वास्तु, आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जो है वो संस्कारों में दीजिए। अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है और आप किसी वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, आप रूट कॉज ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वास्तु डिस्टर्ब नहीं है, वस्तु का वास्तु डिस्टर्ब नहीं है, संस्कारों का वास्तु डिस्टर्ब है। आप अपने घर में सात्विकता मेंटेन करने के लिए आप हवन कराइए, आप सुंदरकांड का पाठ कराइए। घर की जो लेडी मुखिया है, मदर है या मदर इन लॉ है या बहू है, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। आप घर में छोटे छोटे हवन खुद भी कर सकते हैं। आज देखिए, हवन सामग्री का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। हवन सामग्री का इस्तेमाल हम यदा कदा साल में एक आध बार जब कभी हवन कराते हैं तभी करते हैं। अदरवाइज आप घर में छोटे छोटे हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन कुंड लेके आइए, आप आम की लकड़ी 2 जलाकर, कपूर की 2 टिकिया जलाकर आहुति रोजाना दे सकते हैं। देखिए 11 दिन के अंदर अंदर आपके घर का जो वातावरण सुधरेगा, जो वातावरण इंप्रूव होगा, वो किसी भी वास्तु शास्त्री को बुलाने से नहीं होगा, क्योंकि संस्कार पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। कोई वास्तु शास्त्री आकर आपके घर में संस्कारों के इंजेक्शन लगाकर नहीं जाएगा। और कोई भी चीज, आप चाहे फेंग शुई का कोई भी सामान ले आइए, मैं जो मार्केट की बात करती हूँ, इस समय जो मार्केट में चल रहा है, आप चाहे कितने भी बड़े बड़े क्रिस्टल्स के पिरामिड्स लगा दीजिए, जब तक कोई भी चीज चार्ज नहीं है, प्रोग्राम्ड नहीं है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं। आप कोई कितना बड़ा पिरामिड्स ले आइएगा, कितना महंगा पिरामिड ले आइएगा, प्योर क्रिस्टल में पिरामिड्स ले लीजिएगा, कितना भी गोल्ड प्लेटेड पिरामिड ले लीजिएगा, लेकिन जब तक उसकी चार्जिंग नहीं है, आप मोबाइल 2 लाख रुपए का ले लीजिए, लेकिन जब तक उस मोबाइल की चार्जिंग नहीं है वो मोबाइल काम नहीं करेगा। तो यही सिस्टम है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग देखा देखी चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो बदनाम कौन होते हैं? जो सही काम कर रहे हैं, और बदनाम हो जाता है वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र। मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि आज हमारे समाज में ज्योतिष शास्त्र का इतना बुरा हाल है
कि जो सही काम करने वाले लोग हैं, लोग उन पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उल्टे सीधे उपायों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। छोटी छोटी बात को बोलकर लोगों को डरा दिया जाता है। लोगों को सोल्यूशन देने की बजाय उनको कर्म कांड की तरफ डाल दिया जाता है। लोगों को बड़े बड़े उपायों के नाम पर हजारों रुपया ठग लिया जाता है। मैं स्टोन का विरोध नहीं करती, मैंने भी बहुत सारे स्टोन पहने हुए हैं, लेकिन अगर आप ये भी देख लीजिएगा कि अगर सामने वाले की पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप उनको उनके सब्स्टिट्यूट्स बताइए। जरूरी नहीं कि आपने 50,000 का पन्ना ही डलवाना है, आप इसके लिए फिरोजा भी डलवा सकते हैं, जो बंदा अपनी पॉकेट के अनुसार उस चीज को परचेज कर सकता है। तो सोल्यूशन बहुत सारे हैं। आपको गाड़ी लेनी है तो BMW नहीं ले सकते तो मारुति ले सकते हैं। तो कहने का पर्पस क्या है कि सॉल्यूशंस अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठे, उस सीट पर बैठे जहां आप लोगों का भला करते हैं। मान जी, आपने कहा अष्टमुखी हनुमान जी, सुनने में आया है कि 5 मुखी तक हमने सुना है जी। अष्टमुखी हनुमान ने ये देखे हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर हो कोई हो। देखिए, अष्टमुखी हनुमान कहाँ से आए हैं? वो देखिए ये हनुमान का सीरियल चल रहा है, उसमें भी दिखाया, पंचमुखी दिखाया, अष्टमुखी नहीं दिखाया हनुमान जी को। देखिए, मैंने भी ये जो अष्टमुखी हनुमान जी हैं, मैंने भी बहुत किसी देव स्थान पर ये अष्टमुखी हनुमान जी देखे हैं। इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत रेयर हैं। तो ज्यादातर जो हनुमान जी का स्वरूप है वो पंचमुखी स्वरूप जो है, जिसमें वारा अवतार भी है हनुमान जी का, और बहुत सारे रूपों के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो अष्टमुखी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने एक बार किसी विद्वान के पास धातु की एक मूर्ति देखी थी। तो मिलने को सब कुछ मिल जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि ये सब हमारी क्रिएशन भी हो सकती है। तो एक छोटे से ब्रेक का बाय की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये जरूरी नहीं है, इन चीजों की जांच पड़ताल करना इतना आसान भी नहीं है कि कौन से बुक में या कौन से शास्त्र में अष्टमुखी हनुमान जी का वर्णन है। मैं इसके लिए बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम बोल जरूर देते हैं कि अगर लोग इसका अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको रुद्राक्ष की बात करती हूँ तो अभी मैंने किसी को बोला 16 मुखी रुद्राक्ष के लिए पहनने के लिए, तो उन्होंने 16 मुखी रुद्राक्ष अरेंज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो चीज सामने आई वो बहुत खराब थी। बहुत महंगा रुद्राक्ष उन्होंने लिया, और उसके बाद जब उसको टेस्ट किया गया तो वो प्लास्टिक का था। आज मार्केट में सब कुछ बन रहा है जिसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। तो पंचमुखी हनुमान जी जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनकी पूजा करके, पंचोपचार पूजन करके, उनका विधि विधान से आप पूजा करके आप उनको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपने चौखट के ऊपर उनको रखना है, आप उनको दरवाजे के सामने भी, जहां जैसे आपकी चौखट खुलती है और आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने भी आप कोई ऐसा स्थान रखकर, लेकिन वहां पर जूते उतारना, वहां पर कूड़ा करकट रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कुछ चीजों को अगर आप स्थापित करते हैं, कुछ चीजों के नियम बनाते हैं, कुछ संस्कार अगर आप मेंटेन करते हैं, तो आपको उनके साथ कुछ कुछ नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी। क्या मानवी जी, आप वास्तु शास्त्र से और ज्योतिष शास्त्र से इंसान की जिंदगी चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कितने % चेंज हो जाएगी? देखिए, 100% चेंज हो सकती है। मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि वास्तु का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली रूटीन में, अगर आपका मंदिर सपोज आपका मंदिर आपने नॉर्थ वेस्ट में रखा है, तो नॉर्थ वेस्ट टोटल ही ऑपोजिट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट चंद्र का डायरेक्शन है, जिसमें मेरे ख्याल से अग्नि नहीं जलनी चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आपका जो फेजिंग जो है वो मंदिर की तरफ, जो आपका ईस्ट है, ईस्ट की तरफ मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ मंदिर होना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जब आप पानी जल जो है उल्टे हाथ रखते हैं और अग्नि आप सीधे हाथ रखते हैं, तो यहाँ पर जल और अग्नि का सामंजस्य, आपका पाठ करते समय फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ शुद्ध डायरेक्शन है, आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ शुद्ध डायरेक्शन है। तो कुछ चीजें
अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखी जाए तो वाकई ही वास्तु शास्त्र जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजेबल साइंस है, जो कि आपके जीवन को बहुत अच्छा चेंज कर सकती है। आज हम मना करते हैं कि आप नॉर्थ की तरफ सिर करके ना सोइए, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि नॉर्थ की तरफ अर्थ का इंक्लिनेशन है। हम सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली सिर से पैर की तरफ से सिर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। हमें ब्रेन से रिलेटेड, हमें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें, ये ज्ञान जो है वो वास्तु देता है। वास्तु शास्त्र बहुत कुछ करेक्ट कराता है, लेकिन वास्तु शास्त्र को हवा ना बनाकर एक साइंस के तौर पर, एक लॉजिकल साइंस के तौर पर देखा जाए, लोगों को ज्ञान दिया जाए ताकि लोग उन चीजों को यूटिलिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकें। मानवीय जनता कहते हैं कि मानवी वो ऐसी ज्योतिष आचार्य हैं जो ढूंढ ढूंढ के चीज आती हैं। आपने देवी की मूर्ति लगाई है, 10 हाथ हैं, ये कहां से ढूंढा आपने 10 हाथ? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं ढूंढा। इसका सबूत है काका मंदिर में ऐसी देवी की मूर्ति 10 हाथों की वहां स्थापित है। देखिए, 10 के पीछे एक लॉजिक है। मैं आपको एक सिंपल बताऊं, 2 हाथ की भी है, 4 हाथ की भी है, 8 हाथ की भी है, और 10 हाथ की सब एक ही देवी मां विराजमान है। जी देखिए, दशों दिशाओं में हम देखिए, दिशाएं हमारी बेसिकली 4 हैं। सब डायरेक्शन जो है वो हमारी 8 आ जाती हैं। इसके अलावा आकाश और पृथ्वी, ये 10 दिशाओं में। तो माँ के 10 हाथ होने के पीछे का पर्पस क्या है कि माँ संपूर्ण रूप से जगत के कण कण में व्यापक है। तो माँ के 10 हाथ होना अपने आप में, उसका सारी सृष्टि में व्यापक होना, यही इंडिकेशंस है। कहां से ढूंढ के आती हैं ऐसी बातें? हुआ जनता को नहीं पता। मेरा 99% जनता को 10 मुखी माँ है, किसको नहीं पता होगा। आजकल मंदिर हनुमान जी का धार्मिक आया है, उसमें 10 मुखी दिखाया, अष्टमुखी दिखाया। देखिए, अभी आपने हनुमान जी की अष्टमुखी की बात की, तो मैंने आपको बताया ये सब चीजें जो है लॉजिकल हैं। ये कोई अजम्पशंस नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। हाँ, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग फॉलो करते हैं। आज आप एक चीज को फॉलो करते हैं, दूसरा देखकर उसे फॉलो करेगा, सारा संसार उसी चीज को फॉलो करता है। तो आप हर चीज किताबों में भी नहीं लिखी हुई, कुछ चीजें अंतर ज्ञान की हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि माँ के 10 हाथ क्यों हैं। आपने पूछा तो मेरे मन में जो आंसर आया वो यही है कि दशों दशाओं में माँ का पसारा है। माँ दशों दशाओं में व्यापक है। संसार में ऐसा कौन सा ऐसा कण है या कौन सा कोना है जहां उसकी सृष्टि में उसकी शक्ति का आधार नहीं है। तो बहुत कुछ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के विश्वास में बहुत जबरदस्त कमी है। हम ईश्वर से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके ऊपर समर्पण जो है हमारा बहुत कम है। कल मेरे पास एक मैडम बैठी हुई थी, कुछ उनके संतान से रिलेटेड समस्या थी, तो उनको मैंने कुछ बोला तो वो कहने लगी कि मेरे से पूजा नहीं होती। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि देखिए, आप ईश्वर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ईश्वर से एक्सपेक्ट करने के साथ साथ क्या आपका समर्पण उतना है? क्या ईश्वर हमारा सर्वेंट है? क्या ईश्वर हमारा एक मतलब असिस्टेंट है जो हमारे सारे काम अपने आप कर देगा? जितना जितना जिसका समर्पण है उसको उसी भावना के अनुसार फल मिलता है। आपके प्रारब्ध में जो लिखा है ईश्वर भी उसे नहीं काट सकता, ये मैं जरूर बोलूंगी। लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग से हमें ऐसे रास्ते जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम उसका सेटअप किया गया। इट्स अ मैकेनिज्म। ईश्वर ने एक सिस्टम सेटअप कर दिया कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही भोग मिलेगा, हम जैसा भोग भोगेंगे हमारे वैसे ही कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा प्रारब्ध होगा, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसे ही हमें ग्रह चाल, वैसा ही हमें जन्म के अनुसार ग्रह नक्षत्र मिलेंगे, हम वैसे ही अपने जीवन को भोगेंगे। इसमें बेचारे गॉड का, ईश्वर का क्या दोष है? हम अपने कर्मों से बंधे हैं। ईश्वर तो हमें रास्ता देने का काम करता है। अगर हम किसी बुजुर्ग के चरणों में सिर झुकाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम किसी का भला करते हैं, तो यकीन मानिए हम अपने कर्मों के बंधन को काटते हैं। ईश्वर हमारा रास्ता इसी तरह से खोलता है कि हमें एक रास्ता देता है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करें, हम अपने आचार विचार को अच्छा करें, क्या ज्योतिष शास्त्र और क्या वास्तु शास्त्र या कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपका रास्ता रोक सकती है। हर ज्ञान आपके लिए है, ईश्वर को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्योतिष शास्त्र भी मनुष्य के लिए बनाया गया और वास्तु शास्त्र भी मनुष्य के लिए बनाया गया, लेकिन इन सबसे ऊपर ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ताकत, अगर आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज की जरूरत है। आपने ठीक कहा। अभी आपने कहा आचार विचार इंसान ठीक रखे। यदि आचार विचार ठीक हैं
परंतु सामने वाला उस आदमी को बदतमीज पेश आता है, भड़काता है, झाड़ता है, तो आचार विचार कहाँ तक सीमित रहेगा अपना? देखिए ऐसा है, अगर आपके साथ कोई दुष्टता से बिहेव करता है तो मेरे ख्याल से उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। ये ज्ञान ईश्वर ने ही इंसान को दिया है। हर व्यक्ति आपके काबिल है ये भी जरूरी नहीं है। आपको उसके आचार के अनुसार अपना विचार बदल लेना चाहिए। आचार और विचार क्या है? आपको अपना आचार और अपना विचार अपने कर्मों के अनुसार बदल लेना चाहिए। अगर कोई सड़क आपके लिए अच्छी नहीं है और अगर आप ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलने के लिए खुद ही तैयार हैं, तो उसके जो रोड़े कंकर हैं वो आपके पैरों में भी तो आएंगे। तो आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है कि अगर आपके सामने रास्ता ठीक नहीं है तो आप उसको बदल लीजिए, ये भी बुद्धि ईश्वर ने ही दी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। और अगर आपकी मन की शुद्धता अगर इतनी गहरी हो जाती है तो आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं। किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान जिंदगी में कभी भी काम नहीं आता। जो आपके जीवन की जो पाठशाला है, जो आप रोज सुबह से शाम तक जो ज्ञान ढूंढते हैं, इकट्ठा करते हैं या जो पाते हैं, यही आपके जीवन को बहुत आगे तक लेके जाता है। मनु जी, क्या मैसेज देंगे आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के ऊपर? मैं एक अच्छा सा मैसेज दूंगी कि आप अपने घर के वातावरण को सात्विक रखिए। आप वास्तुशास्त्र बहुत ही उच्चतम कोटि का विज्ञान है, लेकिन उसका इस्तेमाल तब कीजिए जब आपको उसकी जरूरत हो। लेकिन दूसरों को फॉलो करने के लिए या दूसरों को कुछ दिखाने के लिए या छोटी छोटी बातों को गलत या सही साबित करने के लिए वास्तुशास्त्री को जरूर बुलाइए, लेकिन साथ ही साथ वास्तुशास्त्री जो आपको समझा के जाते हैं, जो बता के जाते हैं, उसको लॉजिकली ग्रहण कीजिए, उनकी पालना कीजिए और उनको वहम ना मानते हुए, चीजों को तोड़ फोड़ ना करते हुए अपने घर की सात्विकता को बनाए रखें। तो वास्तुशास्त्र उच्चतम रास्ता देता है जिसमें आपकी दिशा भी बदल सकती है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, ये सत्य है। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो, या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आपको हमारा कार्यक्रम ये कैसा लगा? आप अपने फीडबैक हमें ईमेल और हमारे फोन नंबर पर दे सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहजहां, दिल्ली 32।